कि आने वाले टाइम में जॉब तो बहुत ज़्यादा रिप्लेस होंगे सही। आप चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में 5000 से ज़्यादा एआई टूल्स हैं और मैंने खुद पर्सनली 100 से ज़्यादा टूल्स पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया हुआ है। अलग अलग टाइप के जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है वो। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, एआई की। और एआई जिस तरीके से आज दुनिया को कैप्चर करते जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें एआई से रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो जो भी एआई में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वॉच टिल दी एंड, क्योंकि आज हमारे साथ में है प्रीतम नागराले सर, जो कि डिजिटल एक्सपर्ट है, एआई एक्सपर्ट है एंड उनकी सारी लाइफ, उनकी जर्नी, उस पर हम बात करेंगे और किस तरीके से एआई ने उनकी लाइफ को बदला है और वो दुनिया बदल रहा है, वो चीज़ों पे भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मिस्टर राहुल इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है एक्चुअली यहाँ पर आके। और एआई के बारे में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। एक्चुअली इंडिया में अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो आपके चैनल के माध्यम से आज वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा एजुकेशन मिले एआई के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एआई आज के समय में हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके हर तरफ है। और एआई एक तरीके से अब साथी के तौर पे काम करने लगा है एजुकेशन के लिए और सब चीज़ों के। तो ये एआई बेसिकली आपको कैसा दिखता है सर कि एआई इज़ द फ्यूचर और एआई इज़ डेंजरस फॉर अस? एआई फ्यूचर भी है और एआई डेंजरस भी है। एक्चुअली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे लेते हैं इसको। तो हम दोनों भी पहलू में बात करेंगे कि एआई फ्यूचर क्यों है और एआई डेंजरस क्यों है। तो अगर हम लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर क्यों है, तो एआई आज वो काम कर रहा है जो बेसिकली मतलब हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे कोई एक नॉर्मल इंसान हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सर, जब हम एआई की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो है चैट जीपीटी। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर कोई चैट जीपीटी से दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है हमें चीज़ों के लिए, और वो हम हर चीज़ उससे पूछते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत आलसी होते जा रहे हैं, हम लोग अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहे हैं? राइट, तो ये इसी पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली फ्यूचर क्यों है और यहाँ पर ही क्यों रिस्क भी क्यों है। जैसे जैसे कि आप बात कर रहे हो कि चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा हैबिट भी मतलब हमारी खुद की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता बेसिकली। जब मैं एआई को यूज़ करता हूँ, जब चैट जीपीटी जैसे चैट जीपीटी तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2022 से, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे अभी रिसेंटली ग्रोक के बारे में आपने सुना होगा, तो काफ़ी कमाल का है वो भी, राइट। तो जब हम इन एआई टूल्स को यूज़ करते हैं तो मैं सबसे पहले वही यूज़ करता हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हूँ। तो मैं सबसे पहले एआई को इसी तरह से यूज़ करता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और एआई में मेरी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। तो जो भी टूल है, जैसे हम अगर बेसिक चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं तो चैट जीपीटी आज बहुत आगे है, बहुत। उसके अगर डिफरेंट डिफरेंट जहाँ से मॉडल से स्टार्ट हुआ था 3.5 से आज 4.5 तक पहुँच गया है, और फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में 5 भी मेरे ख्याल से लॉन्च होगा। और सैम ऑल्टमैन भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जब 5 लॉन्च होगा। तो जब हम बेसिकली जब यूज़ करते हैं चैट जीपीटी जैसे टूल को, तो हमको ये समझना है कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम जाके कोई एक प्रॉम्प्ट दे दिया, कोई भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, चैट जीपीटी ने जो आउटपुट दे दिया उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और वो यूज़ कर लिया। तो चैट जीपीटी का जो फर्स्ट आउटपुट होता है मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। चैट जीपीटी में मुझे बेसिकली टाइम स्पेंड करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक राइटर है, अगर उसको आर्टिकल लिखना है
तो बहुत सारे लेजी राइटर्स क्या करेंगे या लेजी लोग क्या करेंगे, अगर उसको आर्टिकल लिखवाना है तो एक कहीं से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट उठा लिया, उसमें एक टॉपिक डाल दिया, राइट, और टॉपिक डाल के वहां पर से जो आउटपुट आया वो आउटपुट उसने यूज कर लिया। तो वो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो चैट जीपीटी का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पुअर रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें वो क्रिएटिविटी ना होगी, नहीं होगी, उसमें रिसेंट चीज़ें नहीं होंगी, बहुत ज्यादा रिफाइन करना। हाँ, उसमें फैक्ट्स नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसमें मिस होंगी बेसिकली। तो मैं कभी भी पहला आउटपुट हमको यूज़ नहीं करना है, तब सबसे पहले तो हमको तो चैट जीपीटी को या जो भी हम टूल यूज़ करते हैं तो उसको फाइन ट्यून करना होता है बेसिकली। फाइन ट्यून करने का मतलब होता है कि ये मॉडल मेरे हिसाब से काम करे, है ना, मेरे हिसाब से काम करने के लिए मैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, मैं उसमें कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मेरी कंपनी क्या करती है, मैं अपने निश के बारे में बताता हूँ। तो मेरे जितनी भी ज़्यादा मैं एक्चुअली मेरी ब्रांड वैल्यू क्या है वो सारी चीज़ें मैं जब डालता हूँ, उसको फाइन ट्यून करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जब काम करने लगता है तब मैं उसको यूज़ करता हूँ। और उसके बाद मुझे जैसे अगर मैं जैसे आर्टिकल के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं खुद उस पर रिसर्च करूंगा, उस कंटेंट पे जाके हर एक पॉइंट्स पे जाके मैं चेक करूंगा, फैक्ट्स चेक करूंगा, अलग अलग यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा और वहाँ पर मैं चैट जीपीटी को दूंगा। और जब वो जो रिस्पॉन्सेस देते जाएगा एक ही थ्रेड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक ही चैट में, और वो जब फाइनली 1 घंटा लगाने के बाद मैं जब वो जो आर्टिकल बनेगा ना, वो आर्टिकल एकदम अल्टीमेट होगा। ये आर्टिकल वैसा ही होगा जो एक अच्छा एक्सपर्ट राइटर जो 8 घंटे लगा के क्रिएट करने वाला था, लेकिन मैंने 1 से 2 घंटे में उस आर्टिकल को क्रिएट कर दिया है ना कि मैंने 2 मिनट में क्रिएट किया है। तो जब मैं ये सब पूरी 1-2 घंटे की प्रोसेस करता हूँ तो मैं अपनी क्रिएटिविटी वहाँ यूज़ करता हूँ। तो चैट जीपीटी खुद मुझे आइडिया देता है कि मुझे अभी इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे अभी ये इनपुट चाहिए, है ना, तो मैं वो इनपुट कहाँ से लाऊंगा, चैट जीपीटी खुद मुझे इंस्ट्रक्शन देता है, मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करता हूँ, और तब जाके मैं जब फाइनल जो आउटपुट होता है वो एकदम बेस्ट एक्सीलेंट वाला आउटपुट होता है, और मैं उस आउटपुट को यूज़ करता हूँ। तो मुझे आउटपुट भी अच्छा मिला, मेरी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी यूज़फुल हुई, और जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ी, और जो हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो मेरी क्रिएटिविटी भी वहाँ खुली, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो हमको इस तरह से यूज़ करना है चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को कि वो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, ना कि हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दे। सर, इसमें जब हम बात करते हैं तो ये तो क्लियर हुआ कि प्रॉम्प्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, एंड सही तरीके से प्रॉम्प्ट करना और एंड रिजल्ट तक लेके जाना उसे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें जब हम लोग ये बात करते हैं कि प्रॉम्प्टिंग कई बार मतलब ऐसा हो गया कि उसके साथ हमें चैट करना है, डिस्कस करना है, एंड उसे हमारा बिहेवियर बताना है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली वो जज करे। राइट। तो इसको एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। और अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आप अगर डेफिनेशन पढ़ें जाके इंटरनेट के ऊपर, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि प्रॉम्प्ट बनाना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेकिन प्रॉम्प्ट बनाना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही होता है। प्रॉम्प्ट बनाने के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट के जो रिजल्ट आते हैं उसको कैसे रिफाइन करना है, उसके रिजल्ट को फाइन ट्यून कैसे करना है, उसके मॉडल को फाइन ट्यून कैसे करना है, और जो लास्ट में रिजल्ट आएगा बेसिकली, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं चैट जीपीटी से जो अपने पहले आइडियाज चैट जीपीटी को बताता हूँ कि मेरे दिमाग में ये है। मैं अगर एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक टॉपिक ले लिया कि हाउ टू मेक मनी विद एआई, है ना, तो मैं चैट जीपीटी को खुद अपनी आइडियाज बताऊंगा कि मेरे पास ये आइडियाज हैं, तो तुम मुझे इसको रिफाइन करो कि इसमें मुझे और क्या इनपुट चाहिए रहेगा, ये आपको कैसा लगा, इसमें क्या सजेशंस है, इसको कैसे रेट करोगे आप। और जब चैट जीपीटी मुझे और ज़्यादा आउटपुट देता है तो मुझे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती है कि यहाँ पर कि हाँ, मुझे कैसे इसको अंजाम तक कैसे लेके जाने का है। उसके साथ में पूरी जो एक डिस्कशन है, एक पूरी जो समझ है, वो हमें करनी होती, ना कि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं, बाकी लोग होते हैं, हम लोग यही करते हैं कि वन शॉट एक क्लिक डाला, उसने कुछ आंसर दिया और हमने वो कॉपी किया और रख दिया। वो तो बिल्कुल नहीं करने का। एक और एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि कॉपी राइटिंग के बारे में सुनना होगा कि जैसे ऐड बनाते तो ऐड कितना वर्ड्स होता है उसके अंदर, हार्डली 50 से 100 वर्ड्स होता है, लेकिन एक कॉपी राइटर को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, 3 से 4 दिन लगता है जब जाके एक अच्छी कॉपी लिखता है।
हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी को मैं बोलूँ कि एक ऐड बना के दे दे मुझे और मैं 5 मिनट में ऐड बना लूँ, इम्पॉसिबल है। तो मुझे कम से कम 2 घंटा तो मैं स्पेंड करूँ उसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर। और मुझे अगर एक कॉपी बना रहा है तो मैं कितने हजारों रुपए बचा सकता हूँ कॉपी राइटिंग के थ्रू। सर इसमें ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की, तो यही एक फियर भी हमारे कई लोगों के अंदर, इंजीनियर्स के अंदर में ये है कि चैट जीपीटी के आने की वजह से जॉब भी जाने वाले हैं, जॉब जा रहे हैं और वो रिप्लेस कर रहे हैं इंसानों को। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? बहुत ज़्यादा सच्चाई है इसके अंदर, क्योंकि क्या है कि आने वाले टाइम में जॉब तो बहुत ज़्यादा रिप्लेस होंगे सही, है ना। कितने रिप्लेस होंगे, कौन से रिप्लेस होंगे, तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, है ना। जैसे कि आप चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में 5,000 से ज़्यादा एआई टूल्स हैं। और मैंने खुद पर्सनली 100 से ज़्यादा टूल्स पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया हुआ है ना। नाम तो मुझे बहुत सारे टूल्स के मालूम है, लेकिन 100 से ज़्यादा टूल्स पे मैंने डीप रिसर्च किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे टूल्स है कि मतलब अलग अलग टाइप के जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है वो, है ना। इतनी कैपेबिलिटीज रखता है चैट जीपीटी। तो अगर ये तो तय है कि आप ये कि चैट जीपीटी या जितने भी टूल्स हैं वो जॉब्स को रिप्लेस करेंगे, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से बचना है कि चैट जीपीटी मेरा जॉब रिप्लेस ना करे, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने आप को एक्चुअली इन टूल से ऊपर रखना है। तो आपको इन टूल्स को सीखना है, सीख कर इनको इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि मैं कैसे इन टूल्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकूँ, तो ताकि आप बहुत ज़्यादा समय तक एक्चुअली मार्केट में बने रह सकते हो। इसमें सर अगर मैं पूछूं कि ये एआई टूल्स ऐसे कौन से जॉब है जो ज़्यादा खा सकता है? तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, अगर मैं इमेजेस की बात करूं तो बहुत सारे टूल्स हैं इमेजेस में, जैसे मिड जर्नी आपने सुना होगा, है ना। तो मिड जर्नी के जैसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, है ना, वीडियो क्रिएटर्स हो गए, एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं अभी तो, है ना। जैसे डी स्क्रिप्ट आप बात करो तो डी स्क्रिप्ट में आप जैसे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो डी स्क्रिप्ट में आप पूरे के पूरे जितने भी इमेजेस है, वीडियोस है, हाँ। वो डाल दीजिए, वो आपको कहते हैं स्क्रिप्ट बनना पूरा का पूरा वीडियो रेडी करके दे देगा। तो ऐसे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के जॉब जा सकते हैं। फिर एंकर्स जो होते हैं उनके जॉब जा सकते हैं। आपने तो देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ साइट्स, न्यूज़ जो चैनल्स हैं वो आजकल एंकर चला रहे हैं, हाँ। और खासकर ये जो हमारे आईटी के लोग हैं, उनके क्या हाल होने वाले? हाँ, आईटी में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कोडिंग में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो कि कोडिंग लिख सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जैसे बेसिक जो कोडिंग है, बेसिक और इंटरमीडिएट कोडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद कोडिंग के लिए यूज़ किया है। और मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बेसिकली, और मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने कोडिंग बहुत अच्छे से ऐसे सीखा हुआ है। और मैं बहुत सारी जगह जहाँ फंसता हूँ, जैसे अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो जैसे मैं एलिमेंटर यूज़ करता हूँ वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वर्डप्रेस यूज़ करता हूँ, वो कॉमर्स शॉपिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारी जगह ना कोडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, पीएचपी में, सीएसएस में। तो मैं चैट जीपीटी को पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, स्क्रीनशॉट्स वहाँ के निकाल के देता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करो। तो चैट जीपीटी एग्जैक्टली मुझे सॉल्व करके देता है कि यहाँ पर आपको ये यूज़ करना है, जाके ब्लाइंडली यहाँ जाके डाल दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मतलब 7 आउट ऑफ 10 इंस्टेंसेस में मेरी चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो सर ये तो एक तरीके से आने वाला डेंजर है और यूथ के लिए भी, कि आपको कई सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जा सकता है थ्रू एआई। अभी कई फ्री एक्सेस है, कई जगह पे पेड एक्सेस है, कई जगह क्रेडिट्स होते हैं कि 20-25 क्रेडिट के बाद में वापस वो चीज़ें आपको पेड करनी पड़ेगी। तो ऐसे टूल्स भी चेंज होने लगे। अगर हम इसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कितना सिक्योर है एआई, हम लोग अगर देखते हैं, क्योंकि हमारा डेटा वो बहुत फीच करता है, उसे पता रहता है सब कुछ चीज़ों के बारे में। तो क्या ये सब सेफर है? हैकर्स के लिए ये कितना आसान हो जाएगा चीज़ों को कर पाना? देखो, सेफ्टी के इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है एआई में, है ना। अगर मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सेफ्टी के इश्यूज हैं। जैसे डेटा के बारे में हम बात करें तो, है ना, तो डेटा के बारे में बात करें तो जैसे
कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ को अगर डेटा के साथ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे चैट जीपीटी का ही मॉडल ले ले, तो चैट जीपीटी को अगर बिजनेसेस यूज़ करता है तो बेसिकली उसका ये एपीआई यूज़ करना होता है। तो एपीआई यूज़ करके जब चैट जीपीटी अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी डेटा हो सकता है जो कि एक्चुअली जिसका एक्सेस देना है ना पब्लिकली, क्योंकि हो सकता है कि आपका डेटा पब्लिक में चला जाए, चैट जीपीटी के पास आपका डेटा है ना। तो आपको देखना है कि किस टाइप का डेटा जो है मतलब जिसका एक्सेस देना है आपको, है ना। जितने बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव डेटा है तो उसका एक्सेस आपको नहीं देना है, तो आपको आपकी लिमिट्स देखनी है। या फिर अगर हम दूसरे टूल्स के बारे में बात करें तो आजकल कुछ भी किसी भी टाइप का कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे अगर वीडियोस के बारे में बात करें, ऑडियो के बारे में बात करें, ऑडियो के बारे में बात करें तो जैसे आपका वॉइस कोई भी क्लोन कर सकता है। क्लोन करने के बाद जो भी रैंसम वाले कॉल्स होते हैं वो, इसमें एक एग्जांपल आ रहा था कि बीच में कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है, जैसे रश्मि हो गए फ्रॉम साउथ, एंड ऐसे कई सारी एक्ट्रेसेस का क्या हुआ था कि फेस क्लोन हुआ और उनकी आवाज़ क्लोन होके पॉर्न तरीके से उनकी इमेजेस। अभी तो उससे कहीं ज़्यादा आ गया कि अगर आप इस पे जाएंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि कुछ भी हो रहा है एक्चुअली, है ना। तो इस प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली कि यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस टाइप के वीडियोस का क्रिएट किए जा सकते हैं, किस टाइप की इमेजेस क्रिएट किए जा सकती हैं। जो भी डेटा है, जैसे कि आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एआई के कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एआई के कंटेंट है उसको क्या उन पे रेगुलेशन आना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि कुछ रेगुलेशंस के तौर पे अभी कुछ आया हुआ है ऐसा सच? हाँ, मतलब यूएसए में तो काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया में उतना कुछ नहीं चल रहा है एक्चुअली रेगुलेशंस को लेके। लेकिन हो सकता है कि इंटरनली कुछ चल रहा हो, फ्यूचर में आए, है ना। तो रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है, बहुत ही। हाँ, मतलब डेटा की ही बात नहीं करें हम, एक्चुअली हमारी प्राइवेसी जा सकती है, हमको एक्चुअली सेफ्टी। आप आजकल आप देखते हो कि हर नए दिन एक्चुअली कुछ ना कुछ स्कैम चल रहे हैं, है ना। डेटा ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत चर्चा चलती है। हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी एक ड्राइव चला रखा है कि जब भी अब हम फ़ोन उठाते हैं तो पहले 10 मिनट 10 सेकंड तो हमें अभी सुनाया जाता है और हमें हैमर भी किया जा रहा है कि सेफ्टी रखो, ध्यान रखो। इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, है ना। हाँ, अभी जैसे आप लास्ट ईयर का डेटा देखो तो सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बात करो तो मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का स्कैम हो चुका है, डिजिटल स्कैम जो हुआ है लास्ट ईयर सिर्फ, है ना। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा है, अगर आप पूरे इंडिया भर के बारे में बात करो तो कितना आगे हो सकता है। इसमें जैसे एक समय होता था कि जब स्टूडेंट खुद अपनी क्रिएटिविटी से पूरी मेहनत से कुछ राइट करता है, थीसिस लिखता है, और साथ ही साथ वो एक्सेल शीट्स बिल्ड करता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन में एफर्ट लगाता है, ही नोज़ की व्हाट इज़ डूइंग, उसे उस चीज़ों का आइडिया होता था। लेकिन आज वो कुछ प्रॉम्प्ट से तुरंत बन जाती है चीज़ें। तो इससे क्या इन स्टूडेंट्स की आने वाली थॉट प्रोसेस पे इसका असर आपको दिखता है कि हो सकता है? हाँ, तो थॉट प्रोसेस पे काफ़ी असर हो सकता है, क्योंकि अगर हमने इसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया तो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं एक्चुअली हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, राइट। तो हमको इस एआई को समझना है कि एआई हमको कहाँ तक हमको एक्चुअली ये कहते हैं हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, कितना हमको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो हमको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करना चाहिए, हमको इसकी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ करना चाहिए, ना कि हमारे क्रिएटिविटी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। करेक्ट। क्योंकि मैंने देखा था कि इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करके अभी एक सर्वे आया था जिसमें बता रहे थे कि जेनजीज स्पेशली जो बच्चे हैं आज के, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैम कम होता है, उन लोगों को उनकी सहनशीलता कम है, तो ये जेनजीज एक यूएस का सर्वे कह रहा था कि आर नॉट गुड इनफ फॉर दी वर्क इन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लोगों का ज़्यादातर ये इजी एक्सेस चाहते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो ये एक सर्वे बहुत ही शॉकिंग सा था कि अब वो लोग प्रिपेयर नहीं है, या वो लोग करने के लिए सूटेबल नहीं है, या स्किलफुल नहीं है, क्योंकि ये टूल डिपेंडेंट है। तो ये एक रिस्क भी दिखता है हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा। जो भी एक्चुअली जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड रहते ही हैं एक्चुअली। तो हमको ये एक्चुअली जैसे हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन के,
गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लाना चाहिए, या फिर हमको हमारी लिमिट्स देखना चाहिए कि हमें एआई टूल्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। जैसे अटेंशन स्पैन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हार्डली बहुत ही कम रह गया है। इसी वजह से एक्चुअली ये जितने भी शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, ये सारे के सारे इसी वजह से चल रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज को कंज्यूम करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते एक्चुअली। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है हमारे लिए, है ना। तो हमको कम चीज़ों को एक्चुअली कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। जितना हम एक्चुअली नॉलेज ले रहे हैं उन चीज़ों को अप्लाई भी करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और हमको जितने भी एआई टूल्स हैं उनको लिमिट लगाना चाहिए कि हमको कहाँ कितना यूज़ करना है। तो अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी जैसे आप एज एन एआई एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं, आपकी कंपनी है जिसके तहत आप बाकी की चीज़ों में लोगों की हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें प्लीज़। हाँ, अभी जो ये है जो एआई के बारे में हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो एआई का जो नेक्स्ट फेज यही है कि हम एआई एजेंट्स के बारे में आपने शायद सुना होगा, एआई एजेंट्स। तो अभी एआई का नेक्स्ट फेज यही है कि एआई एजेंट। तो बेसिकली एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एआई एजेंट्स इज लाइक एन एम्प्लॉय ओनली, है ना। जैसे एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता है तो एक एम्प्लॉय की लिमिट होती है। बेसिकली एम्प्लॉय की लिमिट क्या होती है कि वो 8 to 9 आवर्स काम करता है, बीच में ब्रेक लेता है ना। कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन नहीं रहती है। लेकिन एक एआई एम्प्लॉय जो है या एआई एजेंट जो है वो एक अलग है, वो 24/7 काम कर सकता है, टोटली कंसिस्टेंट रह सकता है, उसको वर्किंग की जरूरत मतलब रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो एआई एजेंट बेसिकली क्या होता है? तो एआई एजेंट एक एटोनोमस एंटिटी बोल सकते हैं, एक मशीन बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि जैसे कि एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये चीज़ है, इस पे आपको काम करना है। तो एक एआई एजेंट है, उसको हमको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। एक एआई एजेंट उस पर्टिकुलर टास्क को 24/7 एकदम शिद्दत के साथ काम करेगा, राइट। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे एक ई कॉमर्स का बिजनेस है और मेरा एक वेबसाइट है जहाँ से मैं सेल करता हूँ, राइट। तो अब मेरी वेबसाइट पे मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, उनकी कुछ क्वेरी रहेगी, उनको सपोर्ट करना है, उनके ऑर्डर कर दिया है तो उनको ट्रैकिंग चाहिए, उनका कोई प्रोडक्ट में अगर डैमेज हो गया है, प्रोडक्ट्स में कोई इशू है, सर्विसेज में कोई इशू है तो उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एआई एजेंट, एक एआई चैटबॉट बोल सकते हैं हम, बहुत ही ईजीली कर लेगा, राइट। उसकी हर क्वेरी को मैंने ऐसे चैटबॉट बनाया अपने कस्टमर्स के लिए जो कि बहुत ही एफिशिएंटली ये कहते हैं प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। उनको कुछ इशू है कोई कस्टमर को कि उनको कोई कन्फ्यूजन है प्रोडक्ट से रिलेटेड कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, मेरे घर का ऐसा वातावरण है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए प्रोडक्ट क्या सूटेबल है। तो हर चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एक ह्यूमन से बेटर तरीके से वो सॉल्व कर देता है उनकी कन्फ्यूजन को, और एक सेल्स एजेंट की तरह उनको प्रोडक्ट कन्वर्ट मतलब कस्टमर्स को कन्वर्ट करने में भी। ओके फैंटास्टिक। अगर 2 दिन के बाद उनको डिलीवरी नहीं मिली है या उनको कुछ डिलीवरी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो चैटबॉट पे जाके, जैसे व्हाट्सएप चैटबॉट या वेबसाइट पे जो चैटबॉट है वहाँ पर जाके वो पूछेंगे कि मुझे अपना डिलीवरी चाहिए, तो वो तुरंत क्या कहते हैं डिलीवरी का पूरा रिकॉर्ड दे देगा कि ये पर्टिकुलर कुरियर से शिप किया है प्रोडक्ट को, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, जाके चेक कर लीजिए। डैमेज है तो प्रोडक्ट का बस देख के वो सजेस्ट कर देगा कि ये कहते हैं हम रिफंड की कोई पॉलिसी है, रिटर्न करना है, वो सारी की सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। मतलब ये ऐसा एक एजेंट बन चुका है जो कई लोगों के काम अकेले कर। राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है एआई एजेंट का। तो वैसे ही एचआर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। बेसिकली एक हम एजेंट बना सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारा जो मैं स्टार्ट का टॉपिक था कि एआई कैसे खतरा बन सकता है, तो एआई एजेंट्स नेक्स्ट खतरा है इन एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई एक ऐसा एआई टूल आप सजेस्ट करना चाहे जो सबसे आपका फेवरेट हो, तो वो क्या है? आज की तारीख में तो ग्रॉक बहुत अच्छा है उसको यूज़ करो और आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कितना इंटरेस्टिंग टूल है वो। अगर मैं बात करूं कि एसईओ वर्सेस यूट्यूब,
तो कौन सबसे ज़्यादा आगे सही दिखने वाला है आपको? एसईओ, क्योंकि मेरी लाइफ तो एसईओ नहीं बनाई है। अच्छा यस, अगर कोई एक एआई असिस्टेंट हुआ और तो उसका आप क्या नाम रखेंगे? प्रीतम। प्रीतम जो आपका ही नाम है, आप दूसरे उसी को सजेस्ट करेंगे? राइट। यस सर। अगर एक दिन के लिए एआई बंद हो जाए तो क्या हो सकता है अभी फ़िलहाल में? अभी बहुत मेजर तो कुछ नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि एआई पे हम उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नहीं शायद। तो एआई एक दिन के लिए बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंटेंट कम हो जाएगा, जो वेस्ट कंटेंट है सोशल मीडिया पे, तो वो कम हो जाएगा, और तो उतना कोई खास इम्पैक्ट तो होगा नहीं। कई सारे ऐसे ही चैनल्स है सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें अभी सर, तो काफ़ी सारे लोग एआई से कंटेंट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। मतलब अब तो वो अपना फेस वैल्यू भी नहीं दिखाते, फेस वाली ये सब चीज़ें भी बंद कर दी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक समय बाद सारे एआई के पास में सेम सेम कंटेंट होगा और ऐसा हो कि डेटा का जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाए और कॉपीराइट्स बनने लगे? हाँ, बाद में फ्यूचर में जाके तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है वो एआई कंटेंट ही आ रहा है एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर में एआई कंटेंट बढ़ने वाला है। तो वैसे अगर बात की जाए तो आज की तारीख में जब ह्यूमन कंटेंट था तभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है। हार्डली एक्चुअली 80% कंटेंट तो वैसे ही गार्बेज था। राइट। तो फ्यूचर में भी जब एआई कंटेंट आएगा तो दो टाइप के क्रिएटर्स होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करके एआई को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गार्बेज कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो रेशियो तो तभी भी मेंटेन रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए। तो एआई का कंटेंट वैसे ही रहने वाला है, वो ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन जो वैल्यूबल कंटेंट वर्सेस गार्बेज कंटेंट है उसका रेशियो हो सकता है सेम ही चले। सेम ही चले, राइट। ये भी सही है सर। ये जैसे एआई आ गया है उस वजह से फिर अभी हम लोग देखते हैं ग्रोक की हम लोग बात करें अगर, तो वो बहुत ही शानदार, अभी उसने तूफान मचा रखा है ट्विटर के ऊपर में। तो उसको देखते हुए, क्योंकि वो कई बार हमारे सरकार अगेंस्ट ऐसी चीज़ों पे बातें करता है जो ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल बंदा बात कर रहा है आपसे, उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो क्या आपको आने वाले समय में लगता है कि एआई इंसानों की फीलिंग्स भी उसके अंदर जनरेट कर पाएंगे? ऐसी कोई चीज़ें होती दिख रही है? अभी नेक्स्ट फेज तो वही चालू है, जैसे हम सैम ऑल्टमैन के बारे में बात करें या बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं एआई के अंदर, तो वो नेक्स्ट फेज यही है। जैसे एजीआई आपने सुना होगा, राइट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो वहाँ पर क्या होगा कि एजीआई मीन्स कि एक ह्यूमन की तरह ही वो काम करेगा, बेसिकली एग्जैक्ट ह्यूमन की तरह। आज भी एआई बहुत ज़्यादा पीछे है एक्चुअली ह्यूमन से, जैसे हमारी जो फीलिंग्स को समझना, हमारे इमोशंस को समझना, है ना, एआई के बस की बात नहीं है ना। तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन फीलिंग कहाँ तक पॉसिबल है वो बहुत मुश्किल लगता है एक्चुअली, कि हाँ एक ह्यूमन की फीलिंग्स एआई में जा सके। राइट। तो एआई का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। या जैसे हम आज से 2 साल पहले जब हम कंपेयर करते थे चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन था 3.5, उसको आइंस्टाइन के आईक्यू के साथ कंपेयर करते थे। आज आइंस्टाइन की आईक्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है एआई। राइट। तो हो सकता है उसका आईक्यू लेवल बढ़े, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन फीलिंग इमोशंस यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है मेरे ख्याल से। या हो सकता है अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, राइट, तो वो फीलिंग तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर फीलिंग तक पहुँच जाए एआई तो एआई और ह्यूमन में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। और उस समय एक्चुअली हो सकता है कि एक ऐसा वर्ल्ड हो जाए जहाँ पर ह्यूमन की ज़रूरत ही ना हो। वो भी हो सकता है, राइट। यस। तो हमें एजीआई को जहाँ तक हो सके, सॉरी, एजीआई और एआई जहाँ तक हो सके हमें उसको कंट्रोल करना है। और बहुत सारा एक्चुअली एजेंसीज काम तो कर रही हैं इसके पीछे। अगर मैं पूछूं कि चैट जीपीटी वर्सेस डीपसीक, तो आपको कौन सा बेटर लगता है फिलहाल में? चैट जीपीटी, क्योंकि मैं तो चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स के लिए चैट जीपीटी के मॉडल ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ क्लॉड भी बहुत अच्छा है, डीप सीक अभी जो नया उसका वर्जन है वो भी मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा चैट जीपीटी रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में बदल जाए।
इसमें सर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है? चाइना। चाइना एआई में भी और रोबोटिक्स में भी। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क भी है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा जो हमारी जो अधिकतर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कई बार चाइना के ऊपर। तो इंडिया के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, इंडिया के लिए तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने अपने खुद के एआई के जो मॉडल्स हैं वो या एआई पे काम करना चाहिए, हमारा खुद के मॉडल्स आना चाहिए, राइट। क्योंकि हम इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, टेक सेवी हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ये कहते हैं शार्प माइंड्स हैं बेसिकली हमारी कंट्री में, जो कि एआई के अच्छे अच्छे मॉडल्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली स्टेप्स लाना चाहिए, और जो हमारे जीडीपी है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा एक्चुअली रिसर्च पे जाना चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअली एआई में बाकी कंट्रीज़ से मुकाबला कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा हमारे लिए, और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएंगी एआई में। बराबर, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं तो ये वॉर का मोमेंट फिजिकल वॉर से ज़्यादा इस तरीके से डिजिटल वॉर्स या बायो वॉर के तौर पे ज़्यादा निखर के आ रहा है। ये पोर्शन अब लोगों को लोगों से लड़ने से ज़्यादा लोग डिजिटली ही किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और डिजिटली ही किसी भी कंट्री को वो डैमेज भी कर पा रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा मूवमेंट अभी आपको दिखता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको आता दिख रहा है जो अपनी सिक्योरिटी और एआई को स्ट्रॉन्ग करने में वो हाथ बढ़ा रहे हैं? इंडिया में तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं एक्चुअली। बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये है मेरे मतलब गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेके आ रही है। और जैसे अभी ट्रम्प के बारे में बात करें तो उन्होंने काफ़ी एक्चुअली एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग, है ना। और एआई को कंट्रोल करने के बारे में बात की जा रही है ना। तो इंडिया ने भी एक्चुअली इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम जितना भी हम कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जितना भी एआई के बारे में जो भी चल रहा है, जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसमें लिमिटेशंस आना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आना चाहिए, ताकि अदरवाइज़ ये जो स्कैम्स हैं या स्पैमिंग है या ये ज़्यादा बढ़ते ये चले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं। बराबर। जब हमने एआई वर्सेस ह्यूमन की बात की थी तो फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं बस एआई हमसे थोड़ा नीचे है। बस फीलिंग्स और इमोशंस बस एक फीलिंग और एक इमोशन का दौर है। अगर उसमें हमने फीलिंग ऐड कर दी तो अगर वो रोबोट, हमने एक रोबोट पिक्चर आई थी रजनीकांत जी की, उसमें भी वो एक हद तक रोबोट थे। जब उसके बाद उनके अंदर वो फीलिंग गई तो वो डेंजरस हो चुके थे, क्योंकि अब उन्हें भी हीरोइन चाहिए थी, उन्हें भी वो फीलिंग चाहिए थी। तो क्या ऐसा फ्यूचर में हो सकता है? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि फीलिंग मेरे ख्याल से जो हमारी जो आत्मा है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली मुझे ये इन सब फिलोसफी में ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो हमारी एक्चुअली इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली हमारे सोल से जुड़ी हुई है बेसिकली, है ना। तो वो चीज़ें मतलब एआई में आना बहुत इम्पॉसिबल सा है एक्चुअली। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स हैं एआई में, वो तो नेक्स्ट फेज इसी के ऊपर एक्चुअली काम कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे नैनो टेक्नोलॉजीज हो गए, या फिर ऐसा है कि मैंने कल एक डिस्कवरी में एक वीडियो देखा था जिसमें वो लोग आदमी मरने के बाद कुछ 6000 आदमियों को उन लोगों ने डीप फ्रिज करके रखा हुआ है, ताकि एक ऐसा समय आएगा जब वो कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि उन आदमियों में वापस जान डाली जा सकेगी। तो उनकी बॉडी को सेव करने के लिए कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ का एक सेक्शन आपको परचेस करना होता है। ऐसे इंडिया में करीबन 600 लोगों ने कर रखा है अपनी बॉडी को सेव, ताकि उनको विश्वास है कि आज से 100 साल बाद हम लोग उस चीज़ को कर पाएंगे। हाँ, तो हम जिंदा होंगे। हाँ, तो वो शरीर में इस तरीके से भी सोच चल रही है। तो मतलब मरना कोई नहीं चाहता, सबके लिए ऐसा है कि मैं वो रहूँ, हमेशा ज़िंदा रहूँ और हमेशा आगे मेरी यही स्किन रहे, यही लुक रहे। तो एआई इस तरीके के मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और पता नहीं साइंटिस्ट ऐसा भी कुछ रिलीज़ कर दे कि यार लो अब जिंदा हो गए एआई के थ्रू। राइट राइट राइट। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो आत्माओं में विश्वास करते हैं, तो अभी वो शायद हो सकता है इन सब चीज़ों से डिसएग्री हो,
क्योंकि जैसे जो बॉडी होती है बेसिकली, तो उसमें वो लोग अकॉर्डिंग टू देम एक्चुअली क्या होता है कि एक आत्मा होती है, तो उसी आत्मा को वापस लाना उसी बॉडी के अंदर। वो तांत्रिक को रिप्लेस करने की बात चल रही है एआई के तहत। तो अभी पता नहीं है एक्चुअली, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल और इन सब से जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में कहना बहुत डिफिकल्ट है। अभी हम लोग जब एआई की बात करते हैं तो सेफ्टी की हम लोगों ने बात की। एक बहुत बड़ा रिस्क जो चलता है, जो क्लोनिंग की हमने बात की कि ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से उनकी इमेजेस का यूज़ होता है, जिस तरीके से उनकी वॉइसेस का यूज़ होता है और ब्लैकमेलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरा हमें महसूस होने लगा है उस चीज़ को लेके। सर, आप जब अभी एआई पे काम करते हैं तो किस तरीके के क्लाइंटों के साथ में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स पे आप लोग बेसिक सॉल्यूशंस देते हैं एआई को लेके? हम बहुत ही एक्चुअली वैरायटी का सॉल्यूशन देते हैं, और जितने भी एक्चुअली मैं क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, तो हर एक क्लाइंट की बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके हिसाब से जैसे 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 हमारी कुछ फिक्स सर्विसेज थी, तो हम जैसे जैसे हमको नई नई चीज़ें के बारे में आइडिया आता था, उस टाइप के सर्विसेज भी हम ऐड करते जाते हैं, क्योंकि हमको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के साथ के हिसाब से हमको समझ में आता है कि इस टाइप के भी सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। तो बहुत सारे जो जेनरिक सॉल्यूशंस है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चैट बॉट, या जैसे व्हाट्सअप चैट बॉट जो कि एक ह्यूमन की तरह रिप्लाई देती है, तो ये एक चैट बॉट बनाना अलग 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 टाइप की, जैसे व्हाट्सअप होगी, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ये टाइप के हम जो है एआई चैट बॉट हम बिल्ड करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद हम प्रोसेसेस को, जो भी बिजनेसेस के अंदर प्रोसेसेस होती हैं, उनको ऑटोमेशन पे डालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एचआर की जो प्रोसेस होती है, एचआर में क्या होता है बेसिकली, जॉब पोस्ट होता है, जॉब पोस्ट करने के बाद कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट करना होता है हर एक के सीवी को देख के। फिर उसके बाद जो सीवी शॉर्टलिस्टेड है उनको कॉल करो, उनको बुलाओ, फिर उसके बाद इंटरव्यू लो। तो इसमें हम 80% प्रोसेस को ही ऑटोमेशन पर डाल देते हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट जहाँ से अप्लाई करता है, तो वो अप्लाई करने से लेके जो लास्ट के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वहाँ तक की प्रोसेस को हमने ऑटोमेट कर दिया। जैसे कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा, अब जो भी उसका सीवी होगा, उस सीवी के अकॉर्डिंगली एक पूरा का पूरा उसका एक्सेल शीट में कॉलम तैयार हो जाएगा, एक रो तैयार हो जाती है कि ये कैंडिडेट्स की क्या क्या डिटेल्स हैं, और अकॉर्डिंगली वो सीवी के हिसाब से और जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्कोर भी जनरेट होता है कि ये कैंडिडेट कितना सूटेबल है जॉब के लिए, राइट। तो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट जैसे 10 आउट ऑफ 7 अगर उसको स्कोर आता है, तो हम उसको एआई उसको कॉल करता है ऑटोमेशन पे। अच्छा। फिर कॉल करने के बाद उसे इनिशियल लेवल का इंटरव्यू लेता है, हम सेट कर देते हैं इस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस आंसर्स के बेसिस पे हम फिर से शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और ऑटोमेशन, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन पे चल रहा है अभी तक। फिर जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उस इंटरव्यू के बेस पे, फिर फाइनली जैसे 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो हार्डली 100 लोग फाइनल शॉर्टलिस्टेड जो लोग होते हैं उनको हम व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और कॉल करके हम एक्चुअल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हाँ, तो एआई मतलब ये पूरा फनल क्रिएट करके दे सकते हैं आप। पूरा फनल तो ऑटोमेशन पे डाल दिया। बहुत सारे लोग, जैसे एक रिक्वायरमेंट थी एक बंदे की कि जैसे कोचेस के का जो फनल होता है ना, उसको पूरा ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, राइट फ्रॉम लीड जनरेशन। जैसे एक लीड जनरेट होता है, तो लीड जनरेशन से लेके जो वेबिनार का जो अपसेल है वहाँ तक हम क्या कहते हैं पूरा ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने लीड जनरेशन से अपसेल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले की भी प्रोसेस है, उसको भी हम क्या कहते हैं एआई से यूज़ कर सकते हैं। ये तो सर डेफिनेटली मतलब आप बताने से ही लगता है कि कितने लोगों का बीच का जॉब जा चुका है इस चीज़ की वजह से। और ये टेलीकॉलर से लेके, ग्राफिक डिज़ाइनर से लेके, वीडियो एडिटर से लेके, उस फनल को बनाने वाले कॉपीराइटर तक का ये एक तरीके से सिनारियो एंड वाला ही दिखता है। यस सर, ये सोशल मीडिया की हम बात करें अगर, तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जैसे ट्विटर का एक एआई आके है, यूट्यूब में गूगल के कुछ एआईज है ऑलरेडी। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो मोनेटाइज होते हैं वीडियोस या जो मोनेटाइज होते हैं ग्राफिक्स, ये क्योंकि सिस्टम खुद समझ जाएगा कि ये एआई से बनाया हुआ है, तो क्या ये आने वाले समय में एआई बेस्ड वीडियोस या ऑडियोज़ को
ना पोस्ट करे, ऐसा रूल आ सकता है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि वरना क्या होगा कि हर कोई एआई से बना बना के डालेगा और वो मोनेटाइज करके उसका फ़ायदा लेते जाएगा। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली कि मतलब कोई भी सोशल मीडिया ये ऐसा कहेगा कि आप एआई से रिलेटेड वीडियो मत डालो, एआई से जनरेटेड वीडियो मत डालो। क्योंकि हर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हर बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके खुद की एआई के टूल्स हैं, है ना। तो वो अगर एआई के कंटेंट ही मना करेंगे पोस्ट करने के लिए, तो उनके टूल्स को कौन यूज़ करेगा, राइट। इन्होंने इन कंपनीज़ ने, जैसे हम फेसबुक के बारे में बात करें या फिर ट्विटर या फिर गूगल के बारे में बात करें, तो इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए इन टूल्स को जनरेट करने के, टूल्स को बिल्ड करने के लिए बेसिकली। और अगर हम एआई के कंटेंट ही यूज़ नहीं करेंगे तो हम वो कंटेंट, उन टूल से कंटेंट जो क्रिएट होगा वो करेंगे क्या उन कंटेंट को? उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो रूल्स आ सकते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट होगा तो क्या होगा, राइट। तो सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट से अच्छा हम ये बारे में बात करें कि एआई जनरेटेड कंटेंट में भी हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके हम उसको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग अगर बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, राइट। तो आज जैसे मैं देखता हूँ कि ह्यूमन कंटेंट भी डालते हैं तो कितना गार्बेज कंटेंट आता, कुछ भी डाले जा रहे हैं लोग, राइट। तो उन कंटेंट्स में वैसे मुझे लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आना नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूबल कंटेंट ही आना चाहिए जिससे लोगों को अच्छा लगे बेसिकली, चाहे एंटरटेनमेंट के बारे में बात हो या फिर एजुकेशन के बारे में बात हो, राइट। तो कंटेंट अच्छा आना चाहिए। तो अभी वो कंटेंट एआई से आए, हमारी खुद की क्रिएटिविटी से आए या इसके कॉम्बिनेशन से आए, किसी भी प्लेटफॉर्म को उससे इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो लोग अपने अल्गोरिदम को एक्चुअली वैसा बना सकते हैं कि इस टाइप का कंटेंट होगा तो हमारा अल्गोरिदम कैसे काम करेगा, इस टाइप का कंटेंट होगा तो हमारा अल्गोरिदम कैसे काम तो वो होगा। मोनेटाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि अगर हर कोई एआई बेस से वीडियो बना बना के डालेगा तो फिर सामने वाली कंपनी को तो पैसे बांटने ही है, उन्हें तो वो देना ही है शेयर, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि रूल्स आए कि भैया इतने परसेंट एआई रूल्स या इतना ही परसेंट एआई का इस्तेमाल होना चाहिए या वीडियो में जो भी है। मतलब हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अपने एल्गोरिदम में सेट कर देंगे ये लोग, फिर रूल्स में भी ये बता सकते हैं कि अगर आपका 100% एआई कंटेंट होगा तो आपको क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन इतना परसेंट होगा। जैसे आज की तारीख में 50-50% होता है, तो हो सकता है कम शेयर हो। तो डिपेंड करता है एक्चुअली ये लोग किस तरह से लेते हैं, जितने जितने भी कंपनीज है किस तरह से एआई के कंटेंट को लेती है। सो सर, जाते जाते एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर ये मैसेज के तौर पे भी आप बता सकते लोगों को कि अगर किसी को एआई में करियर बिल्ड करना है, एआई स्टार्ट करना है, समझना है और उसी में उसको आगे जाना है लाइफ में, तो क्या आपका मैसेज रहेगा उस चीज़ को लेके? एआई में करियर बिल्ड करना है तो सबसे पहले एआई सीखना पड़ेगा बेसिकली। तो सीखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं सीखने के। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि खुद से स्टार्ट करो बेसिकली, राइट। ऐसा नहीं कि किसी कोर्स में कहीं पर जाके आप डायरेक्टली जंप कर जाओ। तो पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि एआई बेसिकली क्या है, आपका कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो बहुत काफ़ी सारे टूल्स हैं एआई में को सीखने के लिए। हर एक टूल का एक फ्री वर्जन अवेलेबल होता है। जैसे चैट जीपीटी के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी आपको जो प्लस वर्जन है उसका भी बहुत सारे एक्चुअली कुछ हद तक आप यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी 4 को भी, राइट। तो वहाँ से जाके आप प्रॉम्प्ट डालना सीखो, कैसे प्रॉम्प्ट डालना कैसे होता है, उसको उसके फाइन ट्यूनिंग सीखो आप, है ना। काफ़ी सारे इधर उधर के वीडियोज़ हैं, स्पेशली बाहर के जो वीडियोज़ होते हैं इंग्लिश वाले वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके आप देखो कि किस तरह से एक्चुअली मुझे प्रॉम्प्ट डालना सीखना है, किस तरह से फाइन ट्यून करना होता है, किस तरह से एजेंट्स बनाने होते हैं, ऑटोमेशन करना होता है। या इस एआई के अलावा भी जैसे दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग होगी, राइट। तो मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिस्ट है, तो बहुत सारी और भी टाइप से एआई में, तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी ऊपर एक और फील्ड है एक्चुअली, वो है एआई जर्नलिस्ट। एआई जर्नलिस्ट बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। एक एआई जर्नलिस्ट एक एआई एक्सपर्ट से ऊपर होता है, राइट। तो एक एआई जर्नलिस्ट क्या होता है कि वो सिर्फ एआई को यूज़ नहीं करना जानता,
बेसिकली वो एआई से किसको क्या प्रॉफिट हो सकता है, किसको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जा सकता है, वो उसको पूरा का पूरा मालूम है। बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज नहीं होती उसकी, वो एक हरफुन मोला की तरह, ऑलराउंडर की तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर आज एक एआई जर्नलिस्ट हूँ और मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा मालूम है कि उस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को मैं कैसे ग्रो करूँ। मैंने कल को स्विच कर लिया, किसी फाइनेंस कंपनी में गया, तो मुझे फाइनेंस में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां पर पूरी पोथियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्टीज लेने की जरूरत नहीं है फाइनेंस के अंदर। मैं जानता हूं कि फाइनेंस के सेक्टर में जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं उसको कैसे ग्रो करना है, क्या है उस इंडस्ट्री को। एक एआई जर्नलिस्ट की वो खूबी है। राइट तो एआई जर्नलिस्ट बेसिकली 5 स्किल्स होती हैं एआई जर्नलिस्ट की। सबसे पहली होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं होता है, उसमें फाइन ट्यूनिंग, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और मतलब पूरा का पूरा एक चैट जीपीटी से आप बातें कर रहे हो बेसिकली एक दोस्त की तरह, तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद दूसरी होती है कि एआई कंटेंट क्रिएशन। तो जैसे हम टेक्स्ट, अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करो तो लोग जनरली टेक्स्ट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, राइट। लेकिन एआई कंटेंट क्रिएशन मतलब मैं यहाँ पर ऑडियो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे वीडियोस, कैसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका एक अलग पूरा का पूरा स्किल्स है, राइट। तीसरा स्किल्स होता है एआई सिस्टम्स बिल्ड करना, जैसे कि एआई को यूज़ करके आप एप्स बिल्ड कर सकते हो, वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो, एजेंट्स बिल्ड कर सकते हो। चौथा स्किल है एआई ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन मतलब कि एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन होता है ना, पूरा का पूरा। जैसे फनल्स के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है, जैसे N8N है, make.com है, Zapier है, वो टूल्स को सीखना चाहिए। फिर लास्ट है एआई ड्रिवन मार्केटिंग, राइट, कि एआई को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को, हमारी पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किसी कंपनी को कैसे कैसे कि ब्रांड को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको प्रमोट करके उसके सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 स्किल्स अगर आप सीखते हो तो आप एक एआई जर्नलिस्ट कहलाते हो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आज की तारीख में। तो जैसे मैं खुद भी एक्चुअली एआई जर्नलिस्ट के कोर्सेस प्रोवाइड करता हूँ, तो हो सकता है तो मैं यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एआई जर्नलिस्ट के कोर्स का। तो बहुत ही मतलब मैंने 2 साल एक्चुअली इस पर काफ़ी रिसर्च की है और उसके बाद ये कोर्स बनाया, और बहुत ही अफोर्डेबल एक्चुअली इसका प्राइस है। तो अगर आप चाहो तो आप परचेस कर सकते हो इस कोर्स को। डेफिनेटली दोस्तों, तो एआई जर्नलिस्ट एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है करियर की। तो अगर आप देख सकते हैं सर के कोर्सेज़ को भी। एंड बताना है कि बात यह है कि एआई में फ्यूचर है, उसे किस तरीके से यूज़ करना है ये हमारे हाथ में। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन अस। एंड प्रीतम सर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल समय हमें दिया और इतनी सारी डिटेल नॉलेज हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे और डिटेल में अलग एआई के टूल्स पे बात कर पाए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू राहुल।